18 दिसंबर 2025 ढाका की सड़क दिन दहाड़े गोली चलती है। एक युवा नेता उस्मान हादी मारा जाता है। कुछ घंटों में ही अफवाह फैल जाती है पूरे बांग्लादेश में कि हादी को भारत ने मरवाया। जांच से पहले आरोप तय हो जाता है, भीड़ उमड़ती है, नारे लगते हैं, दंगे भड़कते हैं। लेकिन असली सवाल कुछ और है। क्या यह सब कुछ अचानक हुआ या सब कुछ पहले से लिखा गया था? उस्मान हादी कौन था? क्यों उसके ग्रेटर बांग्लादेश के नारे अब सियासत से लेकर साजिश तक फैल गए हैं? और क्या यह कहानी सिर्फ ढाका तक सीमित है? और अगर है तो हम उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? या इसके धागे वॉशिंगटन तक जुड़े हैं? कभी कभी हिंसा सड़कों पर नहीं, पहले किसी मेज पर तय होती है। सवाल बस इतना है, इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है? और सबसे अहम सवाल, अगर किसी देश में कहानी पहले लिखी जाती है और हिंसा बाद में होती है, तो फिर हम किसे इंस्टेबिलिटी कहेंगे? सड़कों पर उतरी भीड़ को या पर्दे के पीछे बैठे प्लानर्स को? नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की एक कोशिश है। अगर किसी देश में दंगे अचानक भड़कते हैं तो हम अक्सर मान लेते हैं कि गुस्सा अचानक फूट पड़ा, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास बताता है कि भीड़ कभी अचानक पैदा नहीं होती। भीड़ तैयार की जाती है। पहले एक कहानी बनाई जाती है, फिर उस कहानी के भीतर एक दुश्मन तय किया जाता है और उसके बाद उसी दुश्मन के खिलाफ भावनाओं को धीरे धीरे उबाला जाता है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद जो कुछ हुआ वह इसी प्रक्रिया का सबसे साफ उदाहरण है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 18 दिसंबर 2025 से। ढाका की एक आम सी सड़क, दिन के उजाले में एक युवा नेता उस्मान हादी को गोली मार दी जाती है। दो लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, बेहद करीब से सिर में गोली मार देते हैं और कुछ सेकंड में गायब हो जाते हैं। यह कोई भीड़ की हिंसा नहीं थी, यह एक प्रोफेशनल टारगेट किलिंग थी। लेकिन यहीं रुककर एक बात समझनी जरूरी है। असली कहानी हत्या के तरीके में नहीं, बल्कि उसके बाद बने माहौल में छिपी हुई है। हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर एक अजीब सी तेजी देखी गई बांग्लादेश में। सोशल मीडिया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर और कुछ खास टेलीग्राम नेटवर्क्स पर एक ही बात बार बार दोहराई जाने लगती है। हादी को भारत ने मरवाया है। अननोन गनमैन्स भारत से आए थे, भारत के स्पाई थे। न कोई जांच रिपोर्ट सामने आती है, न कोई आधिकारिक बयान, न कोई सबूत, लेकिन आरोप इतनी बार दोहराया जाता है कि बहुत जल्दी यह सवाल नहीं रहता, बल्कि एक तय नैरेटिव बन जाता है। और यहीं से यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक कहानी की शुरुआत थी। यह पहली बार नहीं था जब साउथ एशिया में किसी हत्या को फॉरेन हैंड से जोड़ा गया हो। फर्क बस इतना था कि इस बार भारत को सीधे विलन बनाया गया। पोस्टर लगे, नारे गूंजे और देखते देखते उस्मान हादी की मौत एक व्यक्ति की हत्या नहीं रही, उसे राष्ट्रीय अपमान का रूप दे दिया गया। दंगों के लिए तथ्यों की जरूरत नहीं होती, उसे भावना चाहिए होती है, और यहाँ वह भावना पहले से तैयार दिखाई देती है। हादी की नमाज जनाजा उसी तैयार भावना का पहला विस्फोट थी। जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ती है। भीड़ में बांग्लादेश के बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी। यह सिर्फ शोक सभा नहीं रहती, यह गुस्से की संगठित मोबिलाइजेशन बन जाती है। भीड़ को बताया जाता है कि भारत ने हमारे नेता को मारा है, भारत हमारी पहचान का दुश्मन है, भारत हमें दबा रहा है। और जब किसी कहानी में दुश्मन तय हो जाता है तो अगला कदम हमेशा हिंसा होता है। संसद पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान और फिर दंगे। सब कुछ एक तय क्रम में होता है। यह क्रम अपने आप में नहीं बनता, यह फॉलो किया जाता है। लेकिन इसी बिंदु पर एक असहज सवाल उठता है, उस्मान हादी आखिर था कौन? क्या वह सिर्फ एक छात्र नेता था या उससे कहीं ज्यादा? पिछले कुछ सालों में हादी लगातार एक खास भाषा का इस्तेमाल करता रहा था, ग्रेटर बांग्लादेश की भाषा। कभी सीधे नहीं, कभी हिस्टोरिकल बंगाल के नाम पर, कभी कल्चरल रीयूनिफिकेशन के नाम पर। लेकिन हर बार संकेत एक ही दिशा में जाता था, भारत का पूर्वोत्तर एक अधूरा भूगोल है। यह कोई इक्का दुक्का बयान नहीं था, यह एक लगातार दोहराई जाने वाली सोच थी। और इतिहास हमें बताता है कि जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह पहले नारा बनता है, फिर पहचान बनता है और अंत में राजनीति। ग्रेटर बांग्लादेश आज भले आधिकारिक नीति न हो, लेकिन हर एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज ऐसे ही शुरू होता है, फ्रिंज से, भावनात्मक अपील के साथ। यहीं से कहानी में एक दूसरा नाम जुड़ता है। वो नाम याद रखिएगा, वो नाम है महफूज आलम।
अगर हादी इस विचार का स्ट्रीट फेस था तो महफूज उसका इंटेलेक्चुअल चेहरा था। उसकी भाषा ज्यादा पॉलिश थी, ज्यादा एकेडमिक थी। वह खुलकर सीमाएं बदलने की बात नहीं करता था क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। वह कॉलोनियल बॉर्डर्स, अनफिनिश्ड डीकोलोनाइजेशन और रीजनल रीइमेजिनेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। शब्द अलग थे लेकिन दिशा वही थी, हादी वाली। हादी भावनाओं से बात करता था, महफूज फ्रेमवर्क से। एक सड़कों पर गुस्सा तैयार करता था, दूसरा दिमाग में नक्शा। और यही वजह है कि जुलाई 2024 का छात्र आंदोलन अचानक पैदा हुआ नहीं लगता है। और यही वजह है कि शेख हसीना का तख्ता पलट पहले से तैयार जमीन पर खड़ा दिखाई देता है। इसी बिंदु पर कहानी ढाका से बाहर दूर निकलकर इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचती है। अमेरिका में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव का मंच सजा होता है। दुनिया भर के डिप्लोमेट्स, पॉलिसी मेकर्स, ग्लोबल मीडिया और फाउंडेशन हेड्स वहां मौजूद होते हैं। इसी मंच पर बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट चीफ मोहम्मद यूनुस खड़े होते हैं। यह कोई लोकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होता है जहां हर शब्द अंतर्राष्ट्रीय संदेश की तरह सुना जाता है। और अब मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि अगली बात जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनिए। यूनुस वहां कहते हैं कि जुलाई 2024 का आंदोलन स्पॉन्टेनियस नहीं था, वह केयरफुली डिजाइन था। मतलब शेख हसीना को हटाने की कोशिश पहले से चल रही थी। यह कोई जुबान फिसलने का मामला नहीं था, यह एक स्वीकारोक्ति थी। यूनुस का यह कन्फेशन था, लेकिन यूनुस नहीं रुकते। वह उस आंदोलन के पीछे काम कर रहे शार्प माइंड्स की बात करते हैं और उन्हीं में से एक नाम खुले मन से लेते हैं, महफूज आलम, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। यह तस्वीर उसी क्लिंटन प्रोग्राम की है। He is known as to be the brain behind the whole revolution. यह सिर्फ तारीफ नहीं थी, यह क्रेडिट एलोकेशन था। यह संकेत था कि सत्ता परिवर्तन सिर्फ सड़कों पर नहीं हुआ बल्कि सोच के स्तर पर डिजाइन किया गया। और जिस व्यक्ति को इंटरनेशनल मंच से क्रेडिट दिया जा रहा है वही व्यक्ति पहले बॉर्डर्स, रीइमेजिनिंग और रीजनल करेक्शन जैसी भाषा का इस्तेमाल करता रहा है। इसीलिए बांग्लादेश के भीतर बहुत से लोग इस बयान से चौंके नहीं। जो लोग जमीन पर ग्राउंड वर्क देख चुके हैं, छात्र नेटवर्क, सोशल मीडिया नैरेटिव्स और कॉलोनियल इनजस्टिस की भाषा, उन्हें पता था कि यह आंदोलन एक दिन में पैदा नहीं हुआ, इसकी तैयारी सालों से चल रही थी। असल ग्राउंड वर्क तब शुरू हुआ था जब छात्र आंदोलनों को सिर्फ फीस, नौकरी या आरक्षण से निकालकर हिस्टोरिकल इनजस्टिस की भाषा दी गई। हर असहमति को सिस्टमिक ऑपरेशन कहा गया, हर सीमा को कॉलोनियल मिस्टेक बताया गया। यह वही ब्लूप्रिंट है जो दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। पहले पहचान को चोट पहुंचाई जाती है, फिर राज को इलेजिटिमेट बताया जाता है और अंत में सत्ता बदलने की नैतिक दलील तैयार की जाती है। इस पूरी तैयारी का सबसे खतरनाक हिस्सा था नैरेटिव कंट्रोल। धीरे धीरे यह तय किया गया कि दुश्मन कौन है। पहले पुरानी सत्ता, फिर सेना और फिर उसी सूची में भारत। हादी जैसे लोग इस बात को भावनात्मक भाषा में सड़कों पर रखते थे और महफूज जैसे लोग उसी बात को बौद्धिक वैधता देते थे ताकि चीजें और मजबूत दिखें। जब हादी की हत्या होती है तो यह पूरा नैरेटिव एक साथ फूट पड़ता है। भारत विलन बन जाता है, ग्रेटर बांग्लादेश सपना बन जाता है और हिंसा रिएक्शन कहलाने लगती है। इसलिए दंगे भटके हुए नहीं लगते, वे स्टेज्ड लगते हैं। पहले मॉरल आउटरेज, फिर मास मोबिलाइजेशन, फिर विक्टिमहुड और अंत में हिंसा। अब सवाल उठता है, इस अराजकता से फायदा किसे हुआ? अगर हादी की हत्या में भारत का कोई ठोस सबूत नहीं तो भारत को दोषी ठहराने से लाभ किसे मिला? उन ताकतों को जो भारत बांग्लादेश का रिश्ता बिगाड़ना चाहते हैं, उन नेटवर्क्स को जिनके लिए इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा हथियार है और उन विचारधाराओं को जो कैओस में अपनी जड़ें फैलाती हैं। भारत के लिए यह कहानी भावनात्मक नहीं, रणनीतिक है। जब बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव हिंसा में बदलता है तो उसका असर सीमा तक सीमित नहीं रहता। वह पूर्वोत्तर की स्थिरता, क्रॉस बॉर्डर रेडिकलाइजेशन और पूरे क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करता है। सबसे खतरनाक चीज हिंसा नहीं होती है, सबसे खतरनाक चीज होती है झूठ का नॉर्मल हो जाना। अगर आने वाले सालों में बांग्लादेश का एक हिस्सा यह मान ले कि भारत ने हमारे नेता को मारा तो वह झूठ इतिहास बन जाएगा और इतिहास अंत में नीति बन जाता है। इतिहास हमें एक बात साफ सिखाता है, जब किसी हत्या को राजनीतिक हथियार बना दिया जाता है तो अगला निशाना हमेशा कोई देश होता है। उस्मान हादी की हत्या शायद अंत नहीं थी, वह एक ट्रिगर थी। ग्रेटर बांग्लादेश आज भले नारा हो लेकिन
हर नारा एक दिन एक्शन मांगता है। आज जो बांग्लादेश जल रहा है उसकी आंच सीमा पार महसूस की जा सकती है, और अगर इस बार कहानी को समय रहते नहीं समझा गया तो अगली बार सवाल यह नहीं रहेगा कि हादी को किसने मारा, सवाल यह रहेगा कि हम तब क्या कर रहे थे जब झूठ सच बनने की तैयारी कर रहा था। अगर बांग्लादेश के बारे में और जानना है कि हसीना का तख्तापलट कैसे हुआ, वहां पर बिना कोर्ट ऑर्डर्स के आतंकवादियों को कैसे बाहर छोड़ा जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, तो कमेंट करके बताइए। आपके फरमाइश पर अगला वीडियो जरूर आएगा। बने रहिए मॉलिटिक्स के साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।